we are going to talk about some of the common cardiac conditions. So, how are atrial fibrillation, heart attack, and sudden cardiac arrest different from each other? Atrial fibrillation, heart attack, and sudden cardiac arrest. These three conditions are totally different from each other. Atrial fibrillation देखिए एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के अपर चेम्बर्स की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है। इसके बारे में समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा हार्ट धड़कता कैसे है। हम सभी जानते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। इनको धड़कने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट की ज़रूरत होती है। यह करंट हार्ट के ऊपरी चेम्बर में पैदा होता है, वहाँ से पहले ऊपर के दोनों चेम्बर्स में फैलता है और फिर तेज़ी से नीचे के दोनों चेम्बर्स में जाता है, जिससे पहले हार्ट के अपर चेम्बर्स ब्लड को पंप करते हैं, फिर नीचे वाले। एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन में हार्ट के अपर चेम्बर्स में काफ़ी इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होने लगती है। उससे अपर चेम्बर्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, 500-600 बार प्रति मिनट। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ऊपर वाले चेम्बर्स ब्लड को पंप करना बंद कर देते हैं, पर ये सारा करंट नीचे वाले चेम्बर्स में नहीं पहुंच पाता है। ये करंट काफ़ी हद तक अपर और लोअर चेम्बर के बीच में जो जंक्शन है वहाँ रुक जाता है, पर फिर भी जो करंट नीचे पहुंचता है उससे नीचे वाले चेम्बर्स की धड़कन भी बढ़ के करीब 130, 40, 150 इस रेंज में पहुंच जाती है। ये कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें अपर और लोअर चेम्बर के बीच की का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन है हार्ट अटैक। वो तब होता है जब हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली धमनियों में अचानक से रुकावट आ जाती है, जिससे हार्ट की मसल डैमेज होने लगती है और ब्लड को पंप नहीं कर पाती। और तीसरी कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। उसका मतलब है हार्ट धड़कना ही बंद कर दे। बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट अटैक सबसे मुख्य कारण है उसमें, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के अलावा कई और कंडीशन में भी हो सकता है। इसलिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक डिफरेंट है। हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट और भी कई कारणों से हो सकता है। Do they share any common risk factors or symptoms? एट्रियल फिब्रिलेशन अक्सर उन लोगों में होता है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, यानी एल्डरली, बुजुर्ग लोग, और जिन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की शिकायत हो। इन लोगों में कॉमन है। इन्हीं लोगों में हार्ट अटैक भी कॉमन है और कार्डियक अरेस्ट भी कॉमन है। तो ये तो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो तीनों कंडीशंस को लिंक करते हैं। पर इसके अलावा तीनों कंडीशंस और भी कई कारणों से हो सकती हैं। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हमारे हार्ट के वेल्व की कंडीशन में बहुत कॉमन है। जब वेल्व सिकुड़ जाते हैं, लीक करने लग जाते हैं, तो उससे अपर चेम्बर्स पे लोड पड़ता है और एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगता है। इस कंडीशन में यूजुअली हार्ट अटैक नहीं होता है। दूसरी तरफ हार्ट अटैक कई और कारणों से हो सकता है जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं हो सकता, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या स्ट्रेस, मानसिक तनाव, फैमिली हिस्ट्री अगर हो आपको हार्ट अटैक की। और हार्ट कार्डियक अरेस्ट जो मैंने बताया कि वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन से भी हो सकता है और वो हार्ट अटैक से भी हो सकता है। So, how are they diagnosed? एट्रियल फिब्रिलेशन कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट्स को बहुत बार महसूस होता है कि उनकी धड़कन तेज हो गई है या इरेगुलर हो गई है, वो खुद महसूस करने लगते हैं। धड़कन तेज होने से कई बार हार्ट की पंपिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो सांस फूलने लगता है। तो बहुत सारे पेशेंट इस वजह से आते हैं कि उनको एकदम से सांस की प्रॉब्लम हो गई है। और तीसरा जो एट्रियल फिब्रिलेशन का मेन प्रेजेंटेशन या सिम्टम हो सकता है वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया, एट्रियल फिब्रिलेशन में अपर चेम्बर्स ब्लड को पंप करना बंद कर देते हैं, तो ब्लड रुकने लगता है और क्लॉट बनने का रिस्क होता है। ये क्लॉट हार्ट से निकल के कहीं पे भी जा सकता है। ये ब्रेन में जा सकता है, ये लेग की आर्टरी में जा सकता है और किसी भी हिस्से में जा सकता है। जिस भी हिस्से में क्लॉट जाएगा उसको डैमेज करेगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन उस समय पता लगता है जब उनको स्ट्रोक हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें शरीर की कोई धमनी अचानक से बंद हो जाती है और फिर पता लगता है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ था, फिर हार्ट में क्लॉट बना और उसकी वजह से हुआ। तो इस तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन पता लगता है। इसको डायग्नोज करने का तरीका बहुत आसान है। हमें सिर्फ एक ईसीजी करना होता है और ईसीजी से कंडीशन पता लग जाती है। जब एट्रियल फिब्रिलेशन को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके बाद हम बहुत सारे और टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों हुआ। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए उसमें पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। सबसे कॉमन है छाती में दबाव होना, अचानक से सांस फूलना, पसीना आना, बेचैनी होना, ऐसा लगना कि किसी ने दम घोंट दिया है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं।
उसको डायग्नोज करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। जिस समय पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा होता है उस समय ईसीजी में डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, और हार्ट अटैक जब कंफर्म हो जाता है ईसीजी से, ब्लड टेस्ट से, तो फिर हम और टेस्ट करके ये चेक करते हैं कि हार्ट अटैक क्यों हुआ, जिनमें सबसे मुख्य है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें हम ब्लॉकेजेस देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। उसका सिम्टम तो यह है कि हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया तो एकदम से जो भी पेशेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा और बेहोश हो जाएगा। उस समय हमें कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम पेशेंट के पास जाके देखें तो पता लगता है कि ना धड़कन चल रही है और सांस भी रुक गई है, तो उससे हमको पता लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। So how do they differ in management or treatment? तीनों कंडीशंस का मैनेजमेंट भी काफ़ी डिफरेंट है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमें 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो हमें ब्लड थिनर देना होता है ताकि हार्ट के अंदर क्लॉट ना बने, जो मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा है हमें धड़कन को कंट्रोल करना होता है, स्लो डाउन करना होता है, और तीसरा होता है कि हम धड़कन को वापस से नॉर्मलाइज करें, उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। हार्ट अटैक जब होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आर्टरी ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल को डैमेज हुई है, उसे तुरंत खोला जाए। उसके लिए या तो हम एक क्लॉट डिजॉल्विंग या क्लॉट बस्टर मेडिसिन दे सकते हैं ड्रिप से, या फिर एंजियोग्राफी करके उस ब्लॉकेज को लोकेट करके वहाँ स्टेंट लगा के उसको ओपन करें। ये एंजियोप्लास्टी वाला मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल होता है मेडिसिन के बजाय। एक बार ये इनिशियल मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दोबारा ब्लॉकेज होने से रोकना। उसके लिए मेडिसिन और हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस समय इमीडिएटली पेशेंट को रिवाइव करने के लिए रिससिटेशन करना पड़ता है, जिसे हम सीपीआर के नाम से भी जानते हैं। उसमें छाती पे मसाज करना और रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को वापस से चालू करना, उसके लिए चाहे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना पड़े या वेंटिलेटर यूज़ करना पड़े, या बैग होता है एक एम्बू बैग जिससे हम सांस दे सकते हैं, ये सारा हमें करना होता है। और अगर कुछ जगह होती हैं जैसे रेलवे स्टेशन या कॉमन पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक डिवाइस भी रखा होता है जिसे हम कहते हैं डिफिब्रिलेटर। उसका काम होता है हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट की धड़कन को ठीक करके कार्डियक अरेस्ट को ठीक करना। कई बार ये भी करने की ज़रूरत होती है, पर उसके लिए वो डिवाइस की ज़रूरत होगी जो आमतः नहीं मिलता है। हॉस्पिटल में अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। एक बार पेशेंट को हम रिवाइव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है ये देखना कि कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ, और फिर उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है।